नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। प्रकृति ने मनुष्य को सभी जीवनोपयोगी संसाधन प्रदान किए हैं। आदि मानव अपनी सारी जो भी आवश्यकता होती थी वो प्रकृति से प्राप्त करता था और अपनी आवश्यकताओं को मिटाता था या उनकी पूर्ति करता था, चाहे वो भूख हो चाहे वो प्यास हो। लेकिन जो आधुनिक मनुष्य है, इसकी जो जीवन यात्रा है या जो इसकी विकास यात्रा है, इसने प्रकृति का दिन प्रतिदिन दोहन करना शुरू कर दिया अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए। और जो प्रकृति ने संसाधन हमें प्रदान किए हैं, अगर हम उन संसाधन का अधिकाधिक रूप में दोहन करते जाएंगे तो फिर वह संसाधन प्रकृति से समाप्त होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जो मानव अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा था, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। तो जी हाँ, आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। हमें अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उसका उचित प्रबंध करना है ताकि हम उन संसाधनों का लंबे समय तक प्रयोग कर सकें। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है, इसको जानेंगे हम कि पर्यावरण में मानव जनित क्रियाओं तथा प्राकृतिक कारणों से निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसने पृथ्वी पर विद्यमान जीवन को प्रभावित किया है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की जब प्रकृति स्थायी तथा अनुक्रमणीय हो जाती है तो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जब पर्यावरण में ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं तो हमें अगर पर्यावरण का उचित प्रबंधन एवं संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण संकट में आ जाएगा, और अगर पर्यावरण संकट में आ जाएगा तो मनुष्य का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। प्रायः हम देखते हैं कि शहरीकरण की दौड़ में आज हमने अधिकतर शहरों को जहाँ देखते हैं कि सीमेंट से कर दिया है, जो पूरा भूमि होती है उसको सीमेंटीकृत कर दिया गया है। जिससे क्या होता है, जो वर्षा का जल आ रहा है तो वो क्या होता है, जो पृथ्वी है उसको शोषण नहीं कर पा रही, अवशोषित नहीं कर पा रही है जल को, जो हमारी भूमि है। तो क्या होता है, जो आपका ज़मीन का स्तर है या जो भूमि स्तर का जो नीचे का जल होता है उसका स्तर दिन पे दिन घटता जा रहा है। जो कार वाहन है या वाहनों द्वारा जो धुआं निकल रहा है उससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अगर हम इसको समय रहते इसका संरक्षण या उचित प्रबंध नहीं करेंगे तो है एक दिन ऐसा आएगा कि हम सांस लेने में भी हमें दिक्कत आएगी। और जो कुछ रही सही कसर बचती है तो उसको ट्यूबवेल द्वारा हम भूमि में छेद कर देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा जल होता है और जल का लेवल होता है उसको हम अपने अदर कार्यों में प्रयोग में लेते जा रहे हैं और हमारा जल जो है उसका जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। और वनों की कटाई करके भी हम जो अपने पर्यावरण है उसका दिन पे दिन दोहन कर रहे हैं। तो हमें इसका संरक्षण करना है, और वह कैसे होगा, उचित प्रबंध के द्वारा। तो पर्यावरण प्रबंधन का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत क्या आएगा, नियोजन योजना बनानी होगी। आपको पूरा पर्यावरण को देख के योजना बनानी होगी, उसका विश्लेषण करना है। उसको विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे, उसको विस्तार पूर्वक समझ के उसका मूल्यांकन करेंगे, और फिर उचित निर्णय द्वारा ही हम सीमित संसाधनों का, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। यही प्रबंधन है। प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पर्यावरण में ही है, पर्यावरण के साथ ही हमारा जीवन है। आधुनिक काल में क्या, जो पूरा पाषाण काल से प्राचीन काल से ही जो मानव और प्रकृति का रिश्ता था वो बहुत मित्रवत था, और आज भी प्रकृति तो मानव की मित्र ही है, चाहे वो किसी भी रूप में देख लीजिए।
लेकिन मानव जो है वो अपने विकास की होड़ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो प्रकृति का अंधाधुंध शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है और बहुत से काम ऐसे कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए ही अहितकर हैं। अगर हम प्रकृति का संरक्षण भलीभांति नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी, हम उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो हमें पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम शुद्ध और स्वच्छ स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रदूषित होने से बचाना। सबसे पहले जो भी पर्यावरण के हमारे घटक हैं उनको दूषित नहीं होने चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो भूमि हो। उसको रोकना, उसका उचित तरह से प्रबंध करना, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसका प्रबंध करें और उनको प्रदूषित होने से बचाएं। मानव की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा, क्योंकि अगर हमारा जो पर्यावरण सुरक्षित होगा तो मानव की रक्षा भी अच्छे से हो पाएगी, मानव उसमें सुरक्षित तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएगा। विलुप्त होती हुई प्रजातियों का संरक्षण। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे कि अगर वनों का क्षेत्रफल है जो दिन पे दिन घट रहा है या वन की संख्या घट रही है, तो वहाँ पे जो भी प्राणी जगत या जीव जंतु रह रहे थे तो उनके लिए अब कोई निवास स्थान नहीं है, तो उनकी जो संख्या वो दिन पे दिन घटती जा रही है। तो हमें उन प्रजातियों का संरक्षण करना है, क्योंकि अगर हमारा पारिस्थितिक तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारे लिए है दिक्कत हो जाएगी, हमारा जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा। विकास योजना का पर्यावरण प्रभाव के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना। जो भी आपकी विकास योजनाएं हैं उनका आपको पर्यावरण के दृष्टिकोण से ही उनका आपको बनाना है, निर्माण भी करना और विश्लेषण भी करना कि हमारे पर्यावरण के लिए वह कितनी ज़्यादा हितकर हैं। वैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं अब चला रहा है, कितने सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होना, करना है और वृक्षों को लगा के उनका संरक्षण करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। जब वह वृक्ष बड़े होंगे तभी वो हमारे पर्यावरण को एक तरह से अच्छा पर्यावरण बनाने में मददगार साबित होंगे। पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीति निर्धारण में सहयोग करना। जो भी क्षेत्र उसके हिसाब से नीति निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह का पर्यावरण या एटमॉस्फेयर जो हम कहेंगे वो अलग अलग होता है, तो क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर ही हमें नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। पर्यावरण की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था करना चाहिए, उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहाँ किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, कहाँ का वन क्षेत्र कम हो रहा है, कहाँ का ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो हमें उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। पर्यावरण संरक्षण में प्रबंधन हेतु तो हमें क्या करना है, मानवीय एवं संस्थागत साधनों को भी जुटाना है। जो हम मानवीय साधन है हम कर सकते हैं अपने पर्यावरण के लिए, और संस्थागत रूप में जो हमसे पॉसिबल है वो हमें काम करने चाहिए। पर्यावरण चेतना जागृत करना, पर्यावरण की शिक्षा देना चाहिए, यह पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि किसी भी कार्य का अगर उचित प्रबंधन होगा तो वह कार्य सुनियोजित रूप से बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो पर्यावरण प्रबंधन के कुछ पक्ष हैं, जैसे कि पर्यावरण बोध एवं चेतना। तो पर्यावरण का बोध मतलब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें सचेत होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रकृति बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा कोमल है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से कि हम एक नन्हे शिशु के साथ व्यवहार करते हैं, अगर हम वैसा ही व्यवहार अपनी प्रकृति के साथ करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा हमको मिलेगा। क्योंकि अगर हम प्रकृति का संरक्षण, उसका लालन पालन एक तरह से, क्योंकि प्रकृति जब हमारी मित्र है तो हमें भी उसका साथ मित्रवत व्यवहार ही करना है, हमेशा जागृत रहना है, सचेत रहना है। अगर उसको हमारे द्वारा भले नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा भी कोई उसके लिए कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो हमें समय रहते उसका निराकरण
करना है। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें क्षेत्र विशेष को लेकर आपका प्रदेश विशेष को लेकर या देश या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव का हमें मूल्यांकन करना चाहिए और फिर उसमें जो भी हमसे बन सके या हमारी सरकार से बन सके वो उसके लिए कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण अवकर्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण। जो भी आपका पर्यावरण अवकर्षण मीन्स इसका जो भी दिन पे दिन इसका कम हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है और जो भी उसका हमें उसके लिए क्षतिपूर्ति करनी है। अगर पर्यावरण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं तो हमें वन क्षेत्रों का एरिया बढ़ाना है, लगाने हैं। अपने आसपास के छोटे एरिया में भी हम वन क्षेत्र उगा सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन बहुत बड़ा अभिशाप भी दिया है जो कि पर्यावरण की क्षति के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसको हमें समय रहते पूरा करना है और पर्यावरण में जो भी क्षति हो रही है उसको हमें समय रहते दूर करना है। और जो प्रदूषण का नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करना है, क्योंकि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समय रहते बच्चों, आप लोग आज की युवा पीढ़ी हैं और कल के हमारे भविष्य हैं। आपसे ही देश का उन्नत की ओर ले जाना है। तो जो पर्यावरण में जो भी प्रदूषण हो रहे हैं वो किसी भी वजह से हो रहे हैं, उसके प्रति हमें सचेत रहना है और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से मतलब नियंत्रण के उपाय सोचने चाहिए। अगर हम डर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समय रहते उनके लिए नए नए रास्ते, नई नई खोज करनी चाहिए। संसाधन का प्रबंधन, उचित तरीके से संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि अगर कम हो रहा है, जहाँ पे हम कम रूप में, जैसे कागज़ निर्माण ही देख लीजिए। अगर हम बिल, जैसे ऑनलाइन बिल हैं, वो हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं रहते, बट उससे कम कागज़ों का कम से कम यूज़ होगा। मीन्स अगर कागज़ों का कम यूज़ होगा तो हमें पेड़ नहीं काटने होंगे, पेड़ से ही तो कागज़ बनेगा। तो इस तरह से हमें संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ इस तरह से काम चलाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पर्यावरण के लिए हमें उचित शिक्षा भी देनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज स्तर पे हो, छोटे से बच्चों से लेके प्राइमरी लेवल से लेकर हाई क्लास तक इसकी शिक्षा देनी चाहिए। अपने आसपास के मोहल्लों को भी इसके बारे में हमें बताना चाहिए और साथ ही साथ जो भी और भी मीडिया है या पत्र, समाचार पत्र, इनके माध्यम से भी शिक्षित करना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम। तो एक पर्यावरण प्रबंधन का उपागम है परिरक्षात्मक उपागम। परिरक्षात्मक, परि मतलब जो हमारे चारों ओर का आवरण है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके प्रति ऐसे नहीं कि छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ समायोजन करना चाहिए। जो भी हमारी प्रकृति है उसके साथ हमें समायोजन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य को अपना विकास बहुत ज़्यादा प्यार है और उसका विकास जो है वो प्रकृति से ही होता है, प्रकृति में रहकर ही होता है। और अगर वो अपना विकास करेगा तो प्रकृति को कष्ट तो पहुंचना ही है, लेकिन उसका हमें नियंत्रण करना है। अपना काम भी हो जाए और हमारी प्रकृति को भी कष्ट ना पहुँचे। मीन्स परिरक्षात्मक होना चाहिए, समायोजन की भावना आपकी होनी चाहिए। और ये संरक्षात्मक, जो भी प्रकृति का आप दोहन कर रहे हैं या जो भी हमें प्रकृति से मिल रहा है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, उसका बिल्कुल भी प्रयोग ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका संरक्षण अगर आप करेंगे तो यह पर्यावरण के लिए हितकर होगा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकता है और साथ ही साथ जीव जंतुओं और अन्य लोगों के लिए भी वह हितकर साबित होगा। तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनका हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या होते हैं। तो इन्हें हमारे कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो जो जिमरमैन है उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के वे समस्त पक्ष, ठीक है ना,
सारे एक्सपेक्ट्स, सारे पक्ष जिनसे कि मानव अपनी जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन कहे जा सकते हैं। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, हम जो पूर्ति कर रहे हैं वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं। चाहे वो सूर्य की ऊर्जा हो आपकी, या आपका वायु हो, जल हो, भूमि हो, कुछ भी हो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और इनका हम उपयोग कर रहे हैं। और सिंह जो है, इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि वस्तुतः प्रकृति के समस्त गोचर एवं अगोचर तत्व, मतलब जो कुछ दिख रहे हैं और कुछ नहीं भी दिख रहे हैं, और जो मानव के लिए उपयोगी हों, प्राकृतिक संसाधन कहे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। हम यहाँ रह रहे हैं, हम प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसाधन का अब हमें प्रबंधन कैसे करना चाहिए, प्रबंधन आप लोग समझ रहे होंगे, सही से मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण ने जो हमें तत्व दिए हैं, उनका हमें प्रबंधन उचित तरीके से कैसे करना है। आधुनिक संसार में विकास की उपभोग भूमि प्रणाली अपनाने के कारण उपभोग भूमि, हम उसका उपभोग कर रहे हैं। अगर आप किसी का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रतिशत में आप उसको रिलीज़ भी करेंगे। जैसे कि आपने वनों की कटाई की, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर उसी एरिया में आपने वन लगा भी दिए, तो क्या होगा, वो बराबर से आपको मिलता रहेगा। उपभोग मत कीजिए आप उसको, उसके साथ आप अगर ले रहे हैं तो उसको प्रकृति को देने की भी कोशिश कीजिए। तो अत्यधिक दोहन हुआ है और विकास के लिए संसाधनों पर दबाव जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ, गंभीर पर्यावरण अवक्रमण और संकट उत्पन्न हो गया है और आधुनिक समाज को अब विकास के उन उपायों के बारे में सोचना पड़ रहा है जिनसे कि संसाधन का उपयोग मितव्ययी तरीके से हम कर सकें। और अगर हम संसाधनों का प्रयोग मितव्ययी तरीके से नहीं करेंगे, उनका सही से निर्वहन नहीं करेंगे, तो मनुष्य के लिए आगे चल के संकट की स्थिति आ जाएगी। प्राकृतिक संसाधन अब हम जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरण संसाधन। पहले हम इन दोनों का मतलब जानेंगे। जो ये नवीकरण संसाधन है, मतलब कि जिनका हम यूज़ करके इसका फिर से प्रकृति में ये आ जाते हैं, ठीक, ये नवीकरण है। अनवीकरण वह होते हैं जो कि हम अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ये वापस फिर नहीं आते हैं, वो फिर उनका हमें प्राप्ति उन संसाधनों की नहीं हो पाती है। नवीकरण और अपरिवर्तनीय संसाधन, इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो नवीकरण और अपरिवर्तनीय जो संसाधन है वो कैसे हैं कि ये कभी भी इनका परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे कि आपका समुद्र का जल हुआ, महासागर का जल हुआ, ये परिवर्तन नहीं होगा। वायु हुई या जल शक्ति हुई, इनका परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह से आपका नवीकरण, लेकिन दुष्प्रयोजनीय संसाधन, इनका जो गुण और मात्रा जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो गुण और मात्रा चेंज हो सकती है। अधिक से अधिक आप दोहन करेंगे, जैसे कि आप भूमि का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, अगर बहुत ज़्यादा उस पर फसल उगाएंगे और उसका सही से नहीं करेंगे देखभाल, तो वो क्या है, उसकी भूमि की सतह की जो उपजाऊ सतह होती है वो खत्म हो जाती। इसी तरह से वन क्षेत्र है, अगर वन क्षेत्रों को आप काटते जा रहे हैं तो वो वन क्षेत्र एक तरह से खत्म हो जाएंगे। वन्य जीव हैं या जो हमारी विलुप्त प्राय आपकी प्रजातियां हैं जो कि खत्म हो गई हैं, अब वो वापस नहीं आ पाएंगी, है ना। अगर उनकी जो मात्रा है वो खत्म होती जा रही है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं आएंगी। गुण और मात्रा में जो उनकी गुणवत्ता है वो खत्म होती है। उपजाऊ मिट्टी है वो, उसका जो गुण है वो कम हो गया है। तो इस तरह से हम इसको देखने कर पाते हैं। और संपोषणीय और नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत क्या होता है कि इनका अगर इनका उचित विधि, आप जिस विधि से इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो भी विधि अपना रहे हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि आप इमारती लकड़ी को ले लीजिए, ठीक, इमारती लकड़ी को आपने काटा, आप बिल्कुल पूरा काट देंगे तो वो नहीं बढ़ पाएगी, और उतने प्लांट्स को आपको लगाना होगा। या आप देख रहे हैं कि हमने इतना काट लिया है, एक हाइट ली है, और इतने साल बाद वो वापस उतनी ही बढ़ जाएगी। तो मीन्स अगर आप उचित विधि का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो आप भूमिगत जल ले लीजिए, आप जल
निकालिए, बिल्कुल ट्यूबवेल लगवाइए, लेकिन आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करवाइए, जिससे कि आप जो बारिश का जो पानी आता है उसका संचयन करिए, तो जो भूमिगत जल का स्तर है वो अपने आप बढ़ता रहेगा। मीन्स आप उचित विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो ये संसाधन कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवीकरणीय जो संसाधन है आप उनका अत्यधिक दोहन करते जाएंगे और वो कभी विलुप्त प्राय नहीं होंगे, वो भी अंत में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम सौर ऊर्जा इनको देखें तो ये तो भगवान का या ईश्वर का दिया हुआ हमको अक्षय पात्र है, जो कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन उसका भी हमें सही तरह से प्रयोग करना होता है। अगर हम अपने वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं तो सूरज का प्रकाश भी हमें कई बार देखने को भी नहीं मिलता है। अब हम आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसके अंदर है संपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो कि एक बार प्रयोग हम लोग करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अनवीकरणीय लेकिन पुनः उपयोग योग्य, ये अनवीकरणीय है लेकिन इनका हम उपयोग बार बार कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी रत्न वगैरह हुआ, आपका हीरा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुई, खनिज जो है धातुएं हैं, इनका हम क्या है कि आप इनका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से या जो हम इनको जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं भूमि स्तर पे या खनिज के रूप में, वहाँ से तो ये ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जब आपके पास है, आपने सोने का ठोस रूप में लिया, आप उसके आभूषण बनवा लीजिए, आभूषण को फिर गलवा देते हैं, फिर उससे आप ठोस प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। अनवीकरण लेकिन एक बार उपयोग योग्य साधन है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, इनका आप एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। आपने प्रयोग किया और वो फिर ख़त्म हो जाएगा, मीन्स इसका आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक साधनों जो संसाधन हैं हमारे, जो इसके अंतर्गत हम अब पढ़ेंगे मृदा का संरक्षण। मृदा का हमें कैसे संरक्षण करना है, जो हमारी भूमि है, जो कि उसकी उपजाऊ सतह है या जो भी है, उसका हमें संरक्षण कैसे करना है। वन संरक्षण, तो सबसे पहले हमें अपने वनों का संरक्षण करना है, जो कि अंधाधुंध उसकी कटाई होती जा रही है, उसका हमें संरक्षण समय रहते हुए करना है, वरना आगे चल के इससे भूमि कटाव और बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। बाढ़ पे नियंत्रण करना है, अगर हम वन अधिक लगाएंगे तो भूमि का कटाव नहीं होगा और जो बाढ़ें भी नहीं आएंगी। क्योंकि अगर बाढ़ कब आती है, जब अत्यधिक बारिश हो जाती है और अगर उचित तरीके से हमने उसका संरक्षण नहीं किया है, तभी बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बंध बनाना, अगर जहाँ पे, क्योंकि अगर बाढ़ ज़्यादा आएगी, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ से क्या है, जो उपजाऊ सतह है वो भी अपने साथ मृदा की ले जाती है, तो हमें बाढ़ पे नियंत्रण करना है, चाहे बांध बना के, चाहे जिस भी तरीके से। बंध बनाना है जहाँ पे कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, मिट्टी जो है बह रही है, तो उसको छोटे से, उसको इस तरह से उसको मेड़ टाइप की बना देनी है, जिससे कि उसका पानी रुका रहे। नियोजित चराई करवानी है, बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी जगह जानवर बहुत ज़्यादा चर रहे हैं, अगर चरेंगे तो वहाँ की घास एकदम ख़त्म हो जाएगी, उसको नियोजन रूप से ही चरागाह में ले जाना है। अधिक से अधिक वृक्षों का लगाना है, जिससे कि मृदा संरक्षण होगा। और सीढ़ीदार खेत बना के और समोच्चरी, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है, इस तरह से देखो सीढ़ीदार खेत लगाए जाते हैं, जिससे कि जो अगर यहाँ से पानी आया फिर यहाँ वो रुक जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से खेती हो जाती। और समुच्चरी में इस तरह से, जैसे ये खेती हो रही है आपकी, ये खेती, और यहाँ पे आपने खेती कर ली, ये मेड़ बन जाती है, ये खेती हो जाती, तो मतलब इस तरह से ये देखने को मिलता है। तो इन विधियों का हमें प्रयोग वहाँ पे करना चाहिए। वन संरक्षण के लिए हमें वन संरक्षण संबंधी कानूनों का पालन करना चाहिए, पेड़ों को वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों के काटने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी अंधाधुंध कटाई चल रही है और इस पर कोई रोक नहीं है, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण भी होता है और वन भी हमारे नष्ट होते हैं और बहुत सी प्रजातियां भी लुप्त हो जाती हैं। वनों को अत्यधिक चराई से बचाना चाहिए, अगर ज़्यादा वहाँ जानवर चरेंगे
तो जो वन है या वहाँ की जो घास है वो अधिक कम होती चली जाएगी। खनिज संपदा का संरक्षण क्या है कि नए खनिजों का पता लगाना चाहिए, नई नई खनिजों का हमें पता लगाते रहना चाहिए, जिससे कि खनिज संपदा बढ़ती रहे। खनिजों का बहुउद्देशीय बहुत तरह से हमें प्रयोग करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार उसका प्रयोग करें। सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण करें, जिससे कि उनको सुरक्षित तरीके से रखा जाए, और खनिजों के विकल्पों का अन्वेषण, उसका भी शोध होता रहना चाहिए कि हम और कौन कौन से खनिज से क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी में लकड़ी का और प्लास्टिक का हैंडल लग रहा है वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, अगर लोहे का हैंडल है तो वहाँ प्लास्टिक का भी काम हो सकता है। तो इस तरह से हमें विकल्पों का भी प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण में हमें उपयुक्त सुझावों का प्रयोग करना चाहिए, खेतों की मेड़बंदी करके। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इनका अगर हम सही से प्रयोग करेंगे तो हम जल संरक्षण अपना कर पाएंगे, चाहे भूमिगत जल हो चाहे कोई भी। ऊर्जा का संरक्षण भी, बिजली बचाना चाहिए और ईंधन बचाना चाहिए, क्योंकि और इन सारे नियमों का पालन करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, घर में कैसे हमें गैस जलानी, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको पालन करनी है। तो आपने इस प्रशिक्षण में जाना है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है। हमें प्रकृति का मित्र बन के और अपने आसपास के पर्यावरण को बहुत अच्छे से संरक्षित करना है, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे और आगे के अपनी जो पीढ़ी आ रही है, जनरेशन, उसको कुछ देकर जा पाएंगे। जिस तरीके की सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, उसकी स्टोरी सभी ने सुनी होगी, और अगर हम एक साथ अंडा निकालेंगे, एक साथ प्रकृति का दोहन कर लेंगे, तो अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो जो इस प्रशिक्षण में है, हमने जो संदर्भ लिए हैं इसको पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा रचित है, और हमारी www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन से। तो जो आज का प्रशिक्षण रहा हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आशा करती हूँ कि भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।